इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो फर्स्ट यूनिट है उसे ख़त्म किया था, जिसमें हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मतलब क्या उसके बारे में देखा था कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। जनरली जो बिज़नेस दो देश के बीच में होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, और इंटर रीजनल ट्रेड जब एक देश आपस में ट्रेड करता है तो उसे इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं। जैसे दो स्टेट के बीच में ट्रेड होता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसे इंटर रीजनल ट्रेड कहा जाता है। कन्याकुमारी टू कर्नाटक अगर इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है तो उसे इंटर रीजनल ट्रेड कहा जाता है। पर अमेरिका और भारत के बीच में अगर ट्रेड होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ये कंसेप्ट आपने इससे पहले देखी है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसमें हम आज देखने वाले हैं गेन फ्रॉम ट्रेड। तो गेन फ्रॉम ट्रेड किसे कहा जाता है? तो गेन्स का मतलब होता है लाभ, मतलब फ़ायदा। अब जनरली ट्रेड वर्ड जहाँ भी आता है तो उसका रिलेशन फ़ायदे से बहुत करीबी होता है कि तो बिना फ़ायदे के कोई भी ट्रेड नहीं किया जाता। बिना फ़ायदे के ट्रेड होता ही नहीं है। जब नेशनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो या दो इंसानों के बीच में ट्रेड हो या दो गांव के बीच में ट्रेड हो तो वहाँ पर ग्रेन्स आना ज़रूरी है, मतलब फ़ायदा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उसके दो पार्ट बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट में आएगा देश अंतर्गत लाभ, डोमेस्टिक ग्रेन्स, और अंतर्राष्ट्रीय लाभ, इंटरनेशनल ग्रेन्स। डोमेस्टिक ग्रेन्स में क्या आता है कि जब दो स्टेट एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस होने के बाद उसे जो फ़ायदा होता है उसे हम डोमेस्टिक ग्रेन्स कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र ने गन्ने का प्रोडक्शन किया और गन्ने का प्रोडक्शन करने के बाद उसने वो गन्ना मध्य प्रदेश में बेच दिया। वो बेचने के बाद सारे जो खर्च है वो खर्च जाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसे हम डोमेस्टिक गेन्स कह सकते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब ने हमें तेल भेजा, उसके बदले हमने उसे पैसा दिया, ये एक ट्रेड हुआ। तो ये ट्रेड के अंदर ऑब्वियसली इंडिया को तो फ़ायदा नहीं हुआ है, पर सऊदी अरब को जो फ़ायदा हुआ है उसे हम इंटरनेशनल ग्रेन्स कह सकते हैं। और इंडिया के बारे में अगर सोचें तो जैसे इंडिया ने अगर चाह, टी, उसका प्रोडक्शन करके किसी और कंट्री को हमने अगर एक्सपोर्ट किया है तो उसके बदले में हमें जो भी फ़ायदा होगा वो इंटरनेशनल ग्रेन्स में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय लाभ में आएगा। ये दो कंसेप्ट आपके समझ में आ गई है। डोमेस्टिक के अंदर दो स्टेट के अंदर होता है और इंटरनेशनल के अंदर दो देश में होता है। तर यापूर्वी आपण आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रातील जो पहिला युनिट आहे ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची किंवा आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाची आवश्यकता काय आहे ते बघितलेले आहेत। त्यानंतर त्याचे फायदे कोणते आहेत, तोटे कोणते आहेत, हिक्स आणि जे बाकीचे सिद्धांत ते आपण संपूर्ण बघितलेले आहेत। त्यानंतर आपण आज या लेक्चरमध्ये गेन्स ऑफ ट्रेड म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे फायदे कोणते असतात ते बघणार आहोत। आता व्यापार हा शब्द ज्या ठिकाणी येतो त्या ठिकाणी फायदा हा 100% येणार असते, कारण फायद्याशिवाय आपण कोणताही व्यापार करत नाही। तर साधारणपणे आपण याचे दोन विभागात विभागणी करू शकतो। त्यातला पहिला येईल देशांतर्गत लाभ आणि दुसरा येईल आंतरराष्ट्रीय लाभ। मग देशांतर्गत लाभ कोणता असतो? जेव्हा दोन राज्यात व्यापार चालतं आणि त्या व्यापारातून त्यांना जो फायदा होतो त्याला म्हणतात आपण देशांतर्गत लाभ। उदाहरणार्थ महाराष्ट्राने एखाद्या वस्तूचं उत्पादन केलं, उदाहरणार्थ आपण समजू की त्यांनी साखर बनवली, कारण साखर हे द्वितीय झालं, साखर बनवली आणि ते मध्य प्रदेशला विकलं, तर या व्यापारामधून जे लाभ आलं, जे ग्रेन्स आलं त्याला आपण देश अंतर्गत लाभ म्हणू, कारण तो देशातला देशात झालेला व्यापार आहे। त्या उलट जर आपण
आपल्याकडे उपलब्ध असणारी चहा इतर राष्ट्रांना निर्यात केली व त्या निर्यातीमधून आपल्याला जो नफा मिळाला, जो फायदा मिळाला, त्याला आपण आंतरराष्ट्रीय लाभ असं म्हणू शकतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक वेळी आपल्यालाच लाभ होतो अशातली गोष्ट नाही आहे. कधी कधी आपण काय करतो, परकी राष्ट्राकडून काही वस्तू आपल्याकडे मागवतो, त्यावेळेस त्यांनासुद्धा या स्वरूपाचा लाभ होऊ शकतो. कळलं? तर ह्या दोन गोष्टी, आंतरराष्ट्रीय लाभ आणि देशांतर्गत लाभ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें पहला होता है सहज मोजता येत नहीं, कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड. अब जब हमें किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट होता है तो हम उस चीज़ को प्रॉफिट कब कह सकते हैं? जब हम उसे काउंट कर सकते, अगर वो काउंटेबल है. अगर वो काउंटेबल नहीं है तो फिर ऐसे वक्त में हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये चीज़ समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है. जैसे अब ये ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब हम हमारे देश से फॉर एग्ज़ाम्पल आसाम से हम चाह का प्रोडक्शन करते हैं और चाह का प्रोडक्शन करने के बाद वो हम अमेरिका को भेजते हैं. जब ये भेजते हैं तो वहाँ से हमको कुछ प्रॉफिट आता है. जैसे इनके हमने पकड़ लिया कि चाह जब हमने अमेरिका को ट्रेड किया तो वहाँ से हमको $100 प्रॉफिट आया है. तो अब ये जो $100 प्रॉफिट है ये हमको इंटरनेशनल ट्रेड से मिला है या इंटरनल ट्रेड से मिला है, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है. वो कैसे? तो हमने जो है उसे अपने देश में बनाया है तो उसको बनाने का खर्च, उसके बाद हमारे जो देश के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर काम किया है उसका खर्च, उसके बाद उसको हमने जब ट्रैवलिंग किया तो ट्रैवलिंग करने के लिए हमने उसको आसाम से पहले सादे ट्रैवल से बॉम्बे मंगाया, बॉम्बे से उसको हवाई जहाज़ में फिर हमने एक्सपोर्ट किया. तो यहाँ पर दोनों तरफ से खर्च हुआ है, एक नेशनल भी हुआ है और एक इंटरनेशनल भी हुआ है. तो हम इसको मेज़र करना थोड़ा मुश्किल जाता है कि इसमें नेशनल कितना हुआ और इंटरनेशनल कितना हुआ. तो ये उसकी थोडी प्रॉब्लेम्स है की इसको गिना किस तरह से जाए. तर आता आपण देशांतर्गत लाभ आणि आंतरराष्ट्रीय लाभ या दोन संकल्पना पाहिल्या आहेत. मग त्यानंतर आपण त्याची वैशिष्ट्ये बघणार आहोत की आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या लाभाची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत. तर साधारणपणे पहिला जे वैशिष्ट्य आहेत की सहज मोजता येत नाहीत. मग कोणताही जेव्हा आपण बिझनेस करतो तर तो बिझनेस आपल्याला मोजता आला पाहिजे. जर ते मोजता आला नाही तर ते साधारण कधीही नसतं. उदाहरणार्थ जेव्हा आपण आसाममध्ये एखाद्या वस्तूचं उत्पादन करून ती वस्तू जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये विकतो तर अशा वेळेस काय होतं की त्या ठिकाणी आपल्याला कमीत कमी $100 उत्पन्न मिळाला असं आपण मानून घेऊ. मग हे $100 जे आपल्याला उत्पन्न मिळालेले आहेत ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून मिळालेला फायदा आहेत असं आपण मानू शकतो का? नाही. कारण ती वस्तू तयार करण्यासाठी आपल्या देशातील लोकांनी काम केलेलं असतं. त्याचबरोबर ती वस्तू वाहतूक करून आपण मुंबईपर्यंत आणतो आणि त्यानंतर आपण ते आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये जाऊन विकतो. मग ही जी प्रोसेस आहे ती त्यातली बरीचशी प्रोसेस ही आपण राष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये करतो आणि बाकी जे प्रोसेस आहे ते आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये करतो. मग यातील नेमका अंतर्गत वाटा किती आहे आणि आंतरराष्ट्रीय वाटा किती आहेत हे समजणं थोडं अवघड जातं. त्यामुळे त्याची हे एक वैशिष्ट्य आहेत. दुसरं म्हणजे नफा प्रत्येक देशासाठी भिन्न असतो. अंतर आणि कर. तो इसमें जो सेकंड है इफ़ डिफरेंट फॉर ईच कंट्री. तो जब हम दो देश के साथ बिजनेस करते हैं तो उसका जो नफ़ा है वो डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम इंडिया से कोई चीज़ का ट्रेड करते हैं तो इंडिया की जो टैक्स सिस्टम वगैरह है, उसके बाद हमारे पास जो लेबर वगैरह है और वहाँ की जो सुविधा, जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है, ये डिफरेंट होती है. अब ये सब चीज़ें जब हमारी डिफरेंट होती है तो ऐसे वक्त में होता ये है कि हम
उस चीज़ की जो कीमत है वो कम रखते हैं। जनरली इंडिया के अंदर जो लेबर वगैरह है वो आसानी से मिल जाते हैं, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो आसानी से कम हो जाता है। तो इसके लिए हो सकता है कि जब कोई और कंट्री हमारे साथ ट्रेड करती हो तो उस वक्त तो उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। पर उसी के साथ साथ जब अगर कोई मॉडर्न देश है जहाँ पर लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में रॉ मटेरियल जो है आसानी से नहीं मिल पाता है, ऐसी जगह पे जब अगर हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमको जो प्रॉफिट मिलता है वो डिफरेंट हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर कोई देश ऐसे है जहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए हो सकता है कि उसे कॉस्ट कम आए, पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर अगर टैक्स ज़्यादा लगा दे तो ऐसे वक्त में उसकी जो कीमत है वो बढ़ सकती है। तो जब हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है, जब हमें किसी चीज़ के अंदर ग्रेन्स मिलता है, तो वो कम या ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। हर कंट्री को मिलने वाला जो गेन है वो डिफरेंट होता है, ये उसकी खास बात है। तर त्यानंतर जे दुसरा मुद्दा आहे तो नफा प्रत्येक देशासाठी भिन्न असतो। म्हणजे दोन देश जेव्हा एखादा व्यापार करतात तर एकच व्यापार जरी दोन देशांनी केलं तर त्यासाठी त्यांना मिळणारा जो नफा आहे तो एकसारखा नसतो, तो वेगवेगळा असतो। उदाहरणार्थ जर भारताने एखाद्या देशाची व्यापार केला तर अशा वेळेस भारताला मिळणारा नफा हा काही प्रमाणात जास्त असेल। त्याला कारण असं आहे की ज्या वेळेस आपण त्या वस्तूचं उत्पादन करतो तेव्हा त्यासाठी आपल्याकडे जे लेबर आहे ते लेबर कमी आहे, लेबर भरपूर आहे, त्यामुळे त्यासाठी येणारा जो खर्च आहे तो कमी असतो। त्यानंतर आपल्याकडे जे रॉ मटेरियल आहेत ते व्यवस्थित आहेत आणि त्याचबरोबर आपण ज्या आंतरराष्ट्रीय देशाबरोबर व्यापार करतो त्या देशाने जर आपल्यावर जास्त निर्बंध लावले नसेल, कर पद्धती जर व्यवस्थित असेल तर अशा वेळेस आपल्याला जास्त नफा मिळतो। त्या उलट तोच व्यापार जर आपण चायनाबरोबर केला तर चायनाचं अंतर आणि आपलं अंतर जरी कमी असलं परंतु त्या देशाने आपल्या मालावर जर कर लावलं तर अशा वेळेस एकच वस्तू आहे जी आपण पहिले अमेरिकेला निर्यात केली तीच वस्तू आपण चायनाला निर्यात केली, परंतु दोघांमध्ये जो नफा आहे तो नफा आपल्याला एकसारखा मिळणार नाही, तर तो नफा हे डिफरंट असेल। मग या ठिकाणी आपण हे सांगू शकतो की नफ्याचं जे तत्व आहे ते दोन देशांमध्ये भिन्न असू शकतो, त्याला बरीचशी कारणे असू शकतात। त्यातलं आपण वाहतूक, लेबर आणि टॅक्स या दोन गोष्टी बघितलेल्या आहेत। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेन्स डिपेंड ऑन द एक्सचेंज रेट गैप। विनिमय दरातील अंतरानुसार फायदे ठरतात। अब विनिमय दर एक्सचेंज क्या होता है, जब हम जनरली कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे पहले ज़माने के अंदर क्या होता था कि पैसा जो नहीं था तो ऐसे वक्त में अगर कोई किसान है और किसान को अगर जूतों की ज़रूरत है तो वो मोची के पास जाकर उसे अपने पास का अनाज देता था और बदले में मोची उसे अपने जूते वगैरह बनाकर देता था। उसी तरह से जब अगर उन्हें कपड़े की ज़रूरत होती थी तो वो अपने टेलर के पास जाकर उन्हें अनाज देता था और बदले में कपड़े सी कर लेता था, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। उसी तरह से कुछ देश जो है जब आपस में बिज़नेस करते हैं तो वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे उनके कुछ रूल्स बने होते हैं, जैसे अगर हमको बाहर की कंट्री से अगर पेट्रोल लाना है तो हम उनसे इस शर्त रख सकते हैं कि हम आपसे पेट्रोल ख़रीदेंगे मगर उसके बदले में आपको हमसे चाह या बाकी जो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्शन होता है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उनसे बातचीत करके ये चीज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जिस तरह से उनका बिज़नेस बढ़ता है उस तरह से हमारा बिज़नेस बढ़ता है, और ये डिपेंड करता है। अब इसका जो नफ़ा है इसमें भी नफ़ा है और ये डिपेंड करता है कि पावर किसकी ज़्यादा है। जैसे इन केस अभी पेट्रोल की अगर बात की जाए, पेट्रोल के लिए अगर हम पेट्रोल देशों से जैसे अरब के जो देश है उनसे अगर हमको पेट्रोल मंगाना है और बदले में हम ये चाह रहे हैं कि वो हमसे टमाटे होंगे या भाजी पत्ता होगा या कुछ और चीज़ें हैं जो ख़रीदे, तो यहाँ पर उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो हमसे ज़्यादा रहेंगी। जैसे अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम जो है आपको 1 लीटर पेट्रोल देंगे और उसके बदले में हम आपसे 100 किलो टमाटे ख़रीदेंगे, तो ऐसे वक्त में उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो हमसे ज़्यादा हो सकती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि तो पेट्रोल प्रोडक्शन करने वाले जो देश है वो कम है, पर हमारी पावर उनके सामने कम हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अगर हम उन्हें टमाटो नहीं देते हैं तो बाजू का जो और देश है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये देश से वो ये चीज़ें मंगा सकते हैं कि तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उनके पास भी आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं।
तो यहाँ पर किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? यहाँ पर उस इंसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिसके पास वो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो और उसके लिए कोई और डोनर ना हो। ऐसे वक्त में उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहती है। उसके अपोजिट हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है। उसकी वजह यह है हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है और साथ साथ जो बाकी देश है उनके पास भी अवेलेबल है, इसके लिए यहाँ पर हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। त्यानंतर दुसरा जो मुद्दा आहे तो आहे की विनिमय दरातील अंतरानुसार फायदे ठरतात। तर विनिमय दर काय असतं की पूर्वीच्या काळामध्ये आपण एक वस्तू देऊन दुसरी वस्तू त्यांच्याकडून घेत होतो। उदाहरणार्थ समजा शेतकऱ्याला बुटांची आवश्यकता असेल तर तो बूट शिवणाऱ्याकडे जाईल आणि त्याला सांगेल की मला बूट दे, त्या बदल्यात तो त्याला काहीतरी धान्य देईल आणि त्या बदल्यात तो त्याच्याकडून बूट शिवून घेईल। किंवा त्याला सदऱ्याची आवश्यकता असेल तर तो शिंपेकडे जाईल आणि त्याला सांगेल की मला काही कपड्यांची आवश्यकता आहे, मग शिंपी त्याला जे हे कपडे देईल। मग यात काय झालं, यात बार्गेनिंग झाली, म्हणजे एक वस्तू दिली आणि दुसरी वस्तू परत घेतली। तर याचप्रमाणे व्यवहार जे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये सुद्धा होतात, कारण जास्तीत जास्त व्यापार हे ते पैशांस्वरूपात होतं, परंतु कधी कधी त्याचे नियम आणि अटीसुद्धा असतात। उदाहरणार्थ समजा आपल्याला पेट्रोल हवा असेल तर आपण काय करू, जे आखाती राष्ट्र आहेत त्यांना सांगू की आम्हाला पेट्रोल द्या। मग ते काय सांगतील की ठीक आहे आम्ही तुम्हाला पेट्रोल देतो, परंतु त्या बदल्यात आम्हाला तुमच्याकडून टोमॅटो असेल किंवा भाजीपत्ता असेल ते तुम्ही आम्हाला विकत द्या, तरच आम्ही तुमच्याशी व्यापार करू। अशी जर त्यांनी अट टाकली तर अशा वेळेस काय होतं, आपल्याला ते मान्य करावं लागतं। मग आता त्यांनी पेट्रोल द्यायचे मान्य केलं, आपण त्यांना भाजीपाला वगैरे द्यायचं मान्य केलं, दोन्ही गोष्टी मान्य केल्या। मग आता यात होतं काय की बार्गेनिंग पॉवर कोणाची जास्त असेल, ज्या वेळेस आपल्या मालाला पर्याय उपलब्ध असतो त्यावेळेस आपली जी बार्गेनिंग पॉवर आहे ती कमी होते, आणि ज्या वेळेस समोरच्या व्यक्तीच्या वस्तूला पर्याय उपलब्ध नसते अशा वेळेस त्याची बार्गेनिंग पॉवर ही जास्त होते। आता या ठिकाणी साहजिक आहे आखाती राष्ट्राकडे पेट्रोल आहेत आणि पर्यायाने बाकीचे जे राष्ट्र आहेत त्यांच्याकडे पेट्रोल नाहीत, तुलनेने कमी आहेत पण ते कमी आहेत। मग अशा वेळेस जे आखाती राष्ट्र हे त्यांची बार्गेनिंग पॉवर ही आपल्यापेक्षा जास्त असणार आहेत। त्या उलट आपल्याकडे टोमॅटो आहेत परंतु टोमॅटो उत्पादन करणारे देश इतर अनेक आहेत। मग अशा वेळेस काय होतं, आपली बार्गेनिंग पॉवर थोडी कमी होते। म्हणजे जर आखाती राष्ट्रांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला 1 लिटर पेट्रोल देऊ, त्या बदल्यात तुम्हाला 100 किलो टोमॅटो द्यावे लागेल, तर अशा वेळेस आपण त्यांची अट काही प्रमाणात मान्य करतो। पूर्ण तर मान्य करत नाही पण काही प्रमाणात मान्य करतो, परंतु त्यांना जर वाटलं तर ते आपल्या अटी मान्य करू शकतात, परंतु आपल्याला ते मान्य करणे भाग आहेत, कारण आपल्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाहीत। मग ज्यांची बार्गेनिंग पॉवर जास्त असते अशा लोकांचं लाभ जास्त असतं आणि बाकीच्यांचा लाभ कमी असतं। उसके बाद ट्रेंड इज नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट। व्यापार केवळ फायद्यासाठी होतं असं नाही। तो बिजनेस जो है जनरली फ़ायदे के लिए किया जाता है, पर कभी कभी कुछ बिजनेस जो है फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है, वो जनरली लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कूल जब कोई चलते हैं तो हमारे पास जो स्कूल चलते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के स्कूल है, एक स्कूल है प्राइवेट और एक स्कूल है गवर्नमेंट के। अब जो प्राइवेट स्कूल है वो जनरली फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, परंतु लेकिन जो दूसरे स्कूल्स है जैसे सरकारी जो स्कूल है वो फ़ायदे के लिए नहीं बनाए जाते, वो बनाए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए। उसी तरह से कुछ जो ट्रेड है वो फिर चाहे नेशनल ट्रेड हो इंटरनेशनल ट्रेड हो, वो फ़ायदे के हिसाब से चलते हैं। कुछ फ़ायदे के लिए चलते हैं, कुछ बिना फ़ायदे के चलते हैं। जैसे इनकेस अगर हमको कुछ दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो ऐसे वक्त में हम जो है अदर कंट्री से वो दवाइयाँ मंगाते हैं और वो दवाइयाँ लाने के बाद यहाँ पर हमारे देश के अंदर उस चीज़ को फ्री बांटते हैं। तो हमने जब उस चीज़ को वहाँ से मंगवाई तो उसके लिए हमें बहुत सारा कॉस्ट आया, पर जब हमने उसको यहाँ पर दिया तो वो फ्री में दिया, मतलब यहाँ पर हमको प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि कुछ जो ट्रेड है वो सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं किए जाते, वो समाज सेवा के लिए भी किए जा सकते हैं। तर त्यानंतर जे दुसरा मुद्दा आहे तो आहे की व्यापार केवळ फायद्यासाठी होतो असं नाही। तर व्यापार जे आहे साधारणपणे फायद्यासाठी केला जातं ही गोष्ट आपल्याला माहीत आहे, परंतु काही वेळेस हा व्यापार केवळ फायद्यासाठीच केला जातो असं नाही। उदाहरणार्थ जर समजा आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारामधून काही औषध मागवल्यानंतर ती औषधे जर आपण आपल्या देशामध्ये विकण्याऐवजी लोकांना जर फुकट वाटली तर अशा वेळेस काय होतं, आपल्याला फायदा होत नाहीत। मग
हा जो व्यापार आहे हा व्यापार झालेला आहे, कारण आपण परकीय देशातून काही वस्तू आणलेल्या आहेत, त्यात आपण त्यांना पैसा दिलेले आहेत. आता समोरच्या देशाला त्यापासून फायदा झालेला आहे, परंतु आपल्याला फायदा झालेला नाही, कारण आपण ती वस्तू विकण्याऐवजी इतर लोकांना आपण दिलेली आहेत. ही गोष्ट आपल्याला समजली. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापाराची गतिशील लाभ, डायनामिक ग्रेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अंतर्राष्ट्रीय व्यापाराचे गतिशील लाभ, तो क्या वजह है कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है. अब उसका जो मेन पहला पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं कि द टूल ग्रो, साधनात वाढ़ होते. अब जनरली होता ये कि हर देश के पास जो है हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है. जब हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो ऐसे वक्त में हम वो चीज़ बाहर से हमारे पास मंगवाते हैं. जैसे अगर मान लो हमारे पास अगर पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल नहीं होने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हम उनके पास से पेट्रोल नहीं मंगाएंगे और बदले में कुछ और काम नहीं भी करेंगे. तो ऐसा नहीं होता है. हम बाकी देश से पेट्रोल हमारे पास मंगवाते हैं और हमारे पास पेट्रोल मंगवाने के बाद उसका हम इस्तेमाल करते हैं. तो ठीक है, हम जब उनके पास से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसके बदले में हमको उनको पैसा वगैरह देना पड़ता है. ये बात आपकी समझ में आ गई है. पर उससे हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है कि तो वो पेट्रोल के ऊपर हमारी गाड़ियाँ चलती है, हमारे बिजनेस चलते हैं, इसलिए हम उसमें से बहुत सारा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. उसी के साथ साथ हम जो है कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह है वो भी बाहर से मंगवाते हैं, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं. तर दुसरा पहिला जे पॉईंट आहे तो आहे साधनात वाढ होते. मग प्रत्येक देशाजवळ असणारे साधने ही खूप जास्त असते असं नाहीत, तर देशाकडे जे साधने आहेत ते कमी किंवा जास्त असते. उदाहरणार्थ आपल्या देशामध्ये पेट्रोलचे जे साठे आहेत ते नाहीच्या बरोबर आहेत. मग अशा वेळी आपल्याला पेट्रोलची आवश्यकता असते. मग आपण काय करतो, परकीय देशांना एक मोठी रक्कम देऊन त्यांच्याकडून पेट्रोल आपल्याकडे आयात करतो. व त्या पेट्रोलवर आपण आपला उद्योग असेल, आपली गाडी असेल, आपला जो व्यवसाय आहे तो चालवतो. मग अशा वेळेस काय होतं की आपण जेव्हा परकीय देशाकडून काही वस्तू आपल्याकडे आणतो त्यातून आपण आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करत असतो. मग ज्यातून काय होतं, आपल्या देशाचा विकास होतो. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द राइज. जब हम किसी और देश से टेक्नोलॉजी हमारे पास लाते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है. ये तो हर देश जो है हर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है. जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारा खर्च होता है जो जनरली डेवलप देश नहीं कर सकता है. जैसे इन केस अगर हमको गाड़ियाँ वगैरह बनानी है तो गाड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए उसके ऊपर बहुत दिन पहले रिसर्च वगैरह करना पड़ता है. अगर हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है, उतना मेंटल पावर नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो ऐसे वक्त में हम जो है वो रिसर्च करने के बजाय जिन दोषों ने वो रिसर्च किया है उनको हम कुछ पैसा पे करके वो जो टेक्नोलॉजी वो हमारे पास लाके उससे हम अपना काम चला लेते हैं. तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं, मगर पैसा देने के बाद भी हमको भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है. तो जनरली जब ट्रेड होता है तो दोनों देश को फ़ायदा होता है. एक को पैसे के रूप में फ़ायदा होता है और एक को किसी और के रूप में फ़ायदा होता है. तो यहाँ पर जो दूसरा मुद्दा आहे वो तंत्रज्ञानातील वाढ. ज्या वेळेस आपण आपल्या देशाला विकसनशीलपासून विकसित देशाकडे नेतो त्यावेळेस आपल्याला तंत्रज्ञानाची आवश्यकता भासते, कारण प्रत्येक तंत्रज्ञान आपण आपल्या देशामध्ये निर्माण करू शकत नाहीत. त्याला कारण काय आहे? त्याला कारण हे आहेत की एखादं नवीन तंत्रज्ञान शोधायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला रिसर्च संस्था वगैरे स्थापन करायला लागतात आणि त्यासाठी येणारा खर्च हा खूप जास्त असतो. आणि जे विकसित देश आहेत तर ते देश एवढं खर्च करू शकत नाहीत. मग अशा वेळेस काय होतं की जे विकसित देश आहेत त्यांच्याकडून आपण त्या वस्तू आपल्याकडे मागून घेतो आणि त्यानुसार आपल्या देशामध्ये आपण सुधारणा करत असतो. उदाहरणार्थ जर समजा आपल्याला एखादा मोटारीचा उद्योग काढायचा असेल तर त्या उद्योगासाठी लागणारं जे यंत्रसामुग्री आहे ते आपल्याकडे नाही आहेत. मग आपण ते निर्माण करू शकत नाही, कारण त्यासाठी लागणारा वेळ हा जास्त असतो आणि खर्चही जास्त असतो. अशा वेळेस काय करतो आपण, जे प्रगत देश आहे ज्यांनी ते बनवलेलं आहे त्यांच्याकडून आपण ती वस्तू बनवून मागून घेतो किंवा आपण ते आपल्या देशामध्ये असेंबल करतो. असेंबल करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान असतं आपण ते तंत्रज्ञान त्यांच्याकडून विकत घेतो. मग अशा वेळी जेव्हा आपण त्यांच्याकडून ते तंत्रज्ञान विकत घेतलं त्या बदली आपण त्यांना काहीतरी पैसा देतो आणि त्या बदल्यात ती विकत घेतो आणि आपण जेव्हा ते विकत घेतो तेव्हासुद्धा आपल्याला त्याच्यामधून
खूप काही फायदा होत असतो. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भांडवलाची बचत होते. सेव कैपिटल. जब हम किसी देश से कोई और चीज़ हमारे पास मंगवाते हैं तो सीधी सी बात है हमको उन्हें पैसा देना पड़ता है, मगर उसी के साथ साथ हमारा जो भांडवल है, जो पैसा है, वो बच जाता है. जैसे अगर हमको हवाई जहाज़ बनाना है, अगर हमें हवाई जहाज़ बनाना है तो हवाई जहाज़ बनाने के लिए अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, रिसर्च से लेकर, तो हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है. पर इसके बावजूद अगर हम वहाँ से डायरेक्टली हवाई जहाज़ अगर मंगवाते हैं तो हमारा जो बाकी जो कॉस्ट होणे वाला आहे वो बच सकता है. तर यामध्ये कसं असतं की आपण जे बाकीचे खर्च आहेत ते सुद्धा वाचू शकतो. उदाहरणार्थ एखादी वस्तू बनवण्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे खूप जास्त असेल तर अशा वेळेस आपण तो खर्च करण्याऐवजी आपण काय करतो, तर ती वस्तू आपल्या देशामध्ये बनवून घेतो. उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. साथ साथ हमारा जो पुरवठा है, सप्लाई है, वो भी कम या ज़्यादा होता है. जैसे अगर हमको अचानक से किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ाना है तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, बाहर से वो सब जो चीज़ें हैं वो मंगा लेंगे. उसी के साथ साथ जो डिमांड है अगर वो इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम बाहर से लाते हैं. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील लाभाची विभागणी कशी होते. हाउ इज़ द डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जब हम बाहर से ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के बाद हमको जो है उससे फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा डिपेंड किस चीज़ों पर करता है. तो उसमें जो पहली चीज़ आती है वो गुणवत्तानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स. हम जो चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं उसकी क्वालिटी अगर बेटर है, बहुत अच्छी है, तो ऐसे वक्त में हम उनसे जो चाहे वो डिमांड कर सकते हैं और वो हमको उतना पैसा देते हैं. जैसे अमेरिका ने अगर अभी कोई ऐसी चीज़ बनाया है जो हमको संरक्षण के लिए अच्छी है, हमारे सोल्जर्स के लिए अच्छी है और उससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और वो चीज़ किसी और ने नहीं बनाया है, तो ऐसे वक्त में अगर उस चीज़ का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अगर 10 करोड़ रुपए है और उसने अगर हमें कहा कि नहीं हमें 15 करोड़ में बेचना है, तो ऐसे वक्त में हम उस चीज़ को ख़रीदेंगे. ये तो उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है और ऐसे वक्त में सामने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है. उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ गुड्स, वस्तूच्या मागणीनुसार. अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऐसे वक्त में जो सप्लाई करने वाला है उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है. अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो ऐसे वक्त में वो कम प्रॉफिट के अंदर उस चीज़ को बेच देता है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एडम, पर्याय वस्तुनुसार. अगर किसी चीज़ को ऑप्शन अवेलेबल है तो ऐसे वक्त में उस चीज़ का जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो कम हो जाता है. जैसे हमने ये कहा कि जब हम टमाटर किसी देश को बेचते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को ऑप्शन अवेलेबल होता है कि तो कोई और देश भी उस चीज़ को बेचने के लिए तैयार होता है, तो ऐसे वक्त में हमारे जो टमाटर हैं उसको कीमत कम हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कॉस्ट. जैसे अगर हमारे पास किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है तो ऐसे वक्त में वहाँ पर हमको जो प्रॉफिट है वो कम मिलता है कि तो इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है. उसी के अलावा अगर उसको प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट अगर कम आती है तो ऐसे वक्त में हम उसकी कीमत कम रखते हैं, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ के हमको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एटम, वस्तूच्या टिकाऊपणानुसार. तो कोई भी चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा टिक सकती है वो हिसाब से उसकी जो कीमत है वो रहती है. जनरली हमारे पास जो है अगर चाइना है और दूसरा अगर जापान है, तो चाइना और जापान के नाम से हम समझ सकते हैं कि कौन से देश की चीज़ जो है ज़्यादा टिकाऊ होती है और ज़्यादा सस्ती होती है. अब जो चीज़ ज़्यादा सस्ती होती है मतलब उसके अंदर जो क्वालिटी है वो लो होती है, और जो चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा होती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है. ये बात हमको समझ में है. उसके बाद रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़, दो देशों के अंदर रिलेशन किस तरह से है वो हिसाब से हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं. जैसे इनकेस अगर कोई देश है जिससे हमारी बिल्कुल भी जमती नहीं है, क्रॉसिंग है, ऐसे वक्त में अगर उससे हमारे पास से कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको वो चीज़ देते हैं, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा उससे पास से हम डिमांड करते हैं. उसके अपोजिट अगर कोई ऐसा देश है जो हमारा बिल्कुल करीबी देश है, उसको हमको कुछ चीज़ अगर देना है तो ऐसे वक्त में हम उससे वो चीज़ देते हैं, मगर उसके लिए जो कीमत है वो हम ज़्यादा उससे नहीं लेते, हम उससे
कम से कम कीमत में लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमने सभी कंटेंट्स को बारी बारी पढ़ लिया है। उसमें हम एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापाराचे लाभ हमने ये देखा है कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस से किस तरह से फ़ायदा होता है। उसको हमने 2 फैक्टर में डिवाइड किया है, जिसके अंदर डोमेस्टिक ग्रेन एंड इंटरनेशनल ग्रेन्स। उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापाराचे गतिशील लाभ, उनके कौन कौन से फ़ायदे हैं वो भी हमने देखे हैं। तो इस